डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अभी अपना मूल पाठ चल रहा है सामाजिक एकता की अवधारणा, जिसमें कल यांत्रिक एकता हो चुका था और आज के इस लेक्चर में आप लोग सावयव एकता के बारे में जानोगे। तो चलिए शुरू करते हैं सावयव एकता के बारे में। दुर्खिम ने यांत्रिक एकता के बिल्कुल विपरीत एक एकता बताई है, वो है सावयवी एकता। और ये सावयवी एकता है ना, ये आधुनिक, जटिल, विकसित और औद्योगिकृत समाजों में पाई जाती है। और इन प्रकार के समाजों में प्रतिकारी कानून भी पाए जाते हैं। आदिम समाजों में दमनकारी कानून पाए जाते हैं, जिन्हें सामूहिक मन या चेतना से शक्ति प्राप्त होती है। ऐसे कानून व्यक्ति को समूह के साथ प्रत्यक्ष रूप से जोड़ते हैं। कौन से कानून? दमनकारी कानून। किंतु आधुनिक समाजों में श्रम विभाजन और विशेषीकरण की प्रधानता होने के कारण भिन्नताएं अधिक पाई जाती है। ये भिन्नताएं समाज में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ाती है तथा सामूहिक चेतना की भावना को कमज़ोर करती है। क्योंकि सामूहिक चेतना की भावना तो पुराने समाजों में पाई जाती थी, जिनमें यांत्रिक एकता पाई जाती थी। यही कारण है कि व्यक्ति समूह से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा नहीं होता है और यहाँ लोगों के पारस्परिक संबंधों को ये अधिक महत्व दिया जाता है। कैसे संबंधों को? पारस्परिक, न कि पारंपरिक। तो पारस्परिक संबंधों को अधिक महत्व दिया जाता है। विभिन्नता युक्त आधुनिक समाजों में लोगों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक दूसरे पर निर्भर रहना होता है। श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण की बहुलता के कारण, यानी कि ये जो समाज है ना, विकसित और औद्योगिक आधुनिक, इनमें श्रम विभाजन और विशेषीकरण अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण प्रत्येक व्यक्ति केवल एक कार्य को ही अच्छी तरह करना जानता है। बाकी दूसरे कार्यों के लिए उसे समाज के अन्य लोगों पर निर्भर रहना होता है। समाज के सदस्यों की यह पारस्परिक निर्भरता और विशेषीकरण से उत्पन्न असमानता, यानी समाज के सदस्यों में जो पारस्परिक निर्भरता पाई जाती है और विशेषीकरण जो होता है, उसके कारण एक असमानता उत्पन्न होती है। उसी असमानता के कारण लोग एक दूसरे के निकट आते हैं और उससे समाज में एक विशेष प्रकार की एकता स्थापित होती है। इसी एकता को दुर्खिम ने सावयवी एकता कहा है। सावयवी एकता की अभिव्यक्ति प्रतिकारी कानून के द्वारा होती है। प्रतिकारी कानून का संबंध व्यक्तिगत नैतिकता से होता है। कैसी नैतिकता? व्यक्तिगत नैतिकता से होता है। ये व्यक्ति को समाज से प्रत्यक्ष रूप से नहीं जोड़ते, बल्कि किसी मध्यस्थ संस्थाओं और प्रतिनिधियों के द्वारा जोड़ते हैं, जिनमें न्यायालय आते हैं, पंच आते हैं, न्यायाधीश और वकील आदि आते हैं। सावयवी एकता शारीरिक एकता के समान है। शरीर का निर्माण जैसे हाथ, पाँव, आँख, नाक, कान, मुंह, पेट, सिर आदि विभिन्न अंगों के मिलने से होता है ना। और शरीर के इन विभिन्न अंगों के कार्य भी अलग अलग होते हैं, किंतु ये सभी अंग अपना कार्य तभी कर सकते हैं जब तक कि वे परस्पर जुड़े हुए हैं। आँख और कान शरीर से अलग होकर अपना कार्य नहीं कर सकते। इस प्रकार हम देखते हैं कि शरीर के विभिन्न अंगों के बीच क्या पाई जाती है? एकता पाई जाती है, जो किस लिए उत्पन्न होती है, किसी वजह से उत्पन्न होती है? पारस्परिक निर्भरता के कारण। आधुनिक समाजों में भी इसी प्रकार की एकता पाई जाती है। जनसंख्या के बढ़ने पर लोगों की आवश्यकताओं में वृद्धि होती है और उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समाज में श्रम विभाजन और विशेषीकरण जरूरी हो जाता है।
श्रम विभाजन और विशेषीकरण में एक व्यक्ति को एक ही प्रकार का कार्य दिया जाता है या सौंपा जाता है, जिससे व्यक्ति का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि वह समाज की किसी एक विशिष्ट आवश्यकता की पूर्ति करता है। जबकि वो दूसरी तरह की जो एकता है ना, उन समाजों में व्यक्ति का महत्व नहीं बढ़ता। चूंकि एक व्यक्ति एक प्रकार का कार्य ही कर पाता है, शरीर के एक अंग की भांति, अतः दूसरे प्रकार के कार्यों के लिए उसे अन्य लोगों पर निर्भर रहना पड़ता है। यह निर्भरता सहयोग और एकता को जन्म देती है। ये जो आपस में निर्भरता होती है लोगों की अन्य चीज़ों के लिए, तो वो जो निर्भरता है वो सहयोग और एकता को जन्म देती है, और इसी एकता को दुर्कहिम ने सावयवी एकता कहा है। दुर्कहिम ने बताया कि परिवार, व्यवसाय, सरकार इत्यादि में जो एकता और संगठन पाया जाता है, वह इन सबसे संबंधित व्यक्तियों में पाई जाने वाली समानताओं के कारण नहीं होता है। यह एकता ठीक उसी प्रकार की एकता है जो कि सावयव के विभिन्न अंगों में पाई जाती है। सावयव के विभिन्न अंग अलग अलग शारीरिक कार्य करते हैं। इनके कार्यों में सहयोग के आधार पर एकता पनपती है, जिसके कारण संपूर्ण सावयवों में संतुलन बना रहता है और वह व्यक्ति क्रियाशील भी बना रहता है। इसी एकता को दुर्कहिम ने सावयवी एकता का नाम दिया है। इसका कारण यह है कि यह एकता की उत्पत्ति किसी सावयव के विभिन्न अंगों के बीच पाए जाने वाले श्रम विभाजन एवं सहयोग से होती है। आधुनिक समाजों में श्रम विभाजन के कारण ही सावयवी एकता पाई जाती है। किसके कारण? श्रम विभाजन के कारण। और कानून किस प्रकार का? प्रतिकारी कानून। ये प्रतिकारी कानून एकता को प्रकट करता है। दुर्कहिम का मानना है कि श्रम विभाजन से उत्पन्न सावयवी एकता ही वास्तव में श्रम विभाजन का प्रकार्य है। अब इसमें आगे अपन लोग जानेंगे सावयवी समाज की विशेषता है। दुर्कहिम ने सावयवी समाज की कुछ विशेषताएं बताई है, जिसमें सबसे पहली है विभेदीकरण की जटिल प्रक्रिया। क्या है? विभेदीकरण की जटिल प्रक्रिया। तो इसकी डिटेल्स जानते हैं। चलो, जब यांत्रिक समाज की जनसंख्या के घनत्व तथा नैतिक घनत्व में वृद्धि होती जाती है, तो वह सावयवी समाज की ओर बढ़ने लगता है। सावयवी समाज की आवश्यकताएं भी बढ़ जाती हैं। जो आवश्यकताएं दिल्ली नगर की है, वे जयपुर की नहीं है। ऐसे समाजों में विशिष्टीकरण भी बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप विभेदीकरण बढ़ जाता है। श्रम विभाजन के कारण विभेदीकरण की मात्रा में वृद्धि होती जाती है। दूसरी जो विशेषता है वो है समाज में अन्योन्याश्रितता में वृद्धि। सावयवी समाज में श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण के कारण कार्य का विभाजन कई इकाइयों में हो जाता है, किंतु ये सभी इकाइयाँ प्रकार्यात्मक रूप से एक दूसरे पर निर्भर होती हैं। जैसे कपड़े के कारखाने में धागा बुनने, रंगाई एवं छपाई करने, कपड़ा बुनने एवं कपड़े को पैक करने का कार्य अलग अलग विभागों द्वारा किया जाता है, किंतु ये सभी एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। इस निर्भरता के कारण उनमें क्या पाई जाती है? संबद्धता पाई जाती है, जुड़ाव पाया जाता है। तीसरी जो विशेषता है वो है विभिन्न व्यवसायों का विकास। सावयवी समाज में सामाजिक विविधीकरण के परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार के व्यवसाय जन्म लेते हैं और विकसित होते हैं। ऐसे समाज में जनसंख्या की अधिकता, आवश्यकताओं की बहुलता एवं विविधता के कारण कई नवीन व्यवसाय जन्म लेते हैं, जिससे कि लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। अगली जो विशेषता है वो है सामूहिक प्रतिनिधान।
सावयव समाज में लोगों के विचारों, संवेगों, अनुबंध एवं रीति रिवाजों की अभिव्यक्ति सामूहिक प्रतिनिधानों में होती है। किस में होती है? सामूहिक प्रतिनिधानों में। सामूहिक प्रतिनिधान सावयवी समाज की साझा संस्कृति कही जा सकती है। इसी के द्वारा सामान्य जन का प्रतिनिधित्व होता है। जो स्थान यांत्रिक समाज में सामूहिक चेतना का है, वही स्थान सावयवी समाज में किसका है? सामूहिक प्रतिनिधान का। यांत्रिक समाज में तो किसका है? सामूहिक चेतना। और सेम वैसे ही सावयवी समाज में किसका है? सामूहिक प्रतिनिधान का। अगली जो विशेषता है वो है प्रतिकारी कानून। ये तो आप अभी तक समझ गए ही होंगे, फिर भी चलो इसकी थोड़ी डिटेल्स देख लेते हैं। सावयवी समाज में प्रतिकारी कानून की प्रधानता होती है, जिसका उद्देश्य दंड देना न होकर नागरिकों का सामान्य जीवन में पुनर्स्थापन होता है। यानी कि वो जो गलती की है उसमें सुधार कर ले, दोबारा ऐसी गलती नहीं करे और समाज में वापस अच्छे से रह सके। तो इसमें उद्देश्य दंड देना नहीं होता, बल्कि नागरिकों का सामान्य जीवन में पुनर्स्थापन होता है। अगली जो विशेषता है वो है आर्थिक संगठन। जहाँ यांत्रिक समाज में भरण पोषण वाली अर्थव्यवस्था पाई जाती है, वही सावयवी समाज में बचत वाली अर्थव्यवस्था पाई जाती है। यानी पहले तो इतनी कमाई नहीं होती थी, जो वही बचाए केवल पेट भरने लायक होता था यांत्रिक समाज में तो, लेकिन सावयवी समाज में काफ़ी इनकम होती है, तो बचत वाली अर्थव्यवस्था होती है, समझो। इस समाज में व्यक्तिवाद का महत्व बढ़ने के कारण व्यक्तिगत संपत्ति का महत्व भी बढ़ जाता है। बंद के स्थान पर खुली अर्थव्यवस्था का विकास होता है। वंशानुगत व्यवसाय के स्थान पर व्यक्ति अपनी क्षमता एवं योग्यता के अनुसार व्यवसायों का चयन करता है। अगली जो विशेषता है वो है राजनीतिक व्यवस्था। सावयवी समाज में राजनीतिक कार्यों का विशेषीकरण हो जाता है। राज्य के 3 अंगों व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग कार्य करते हैं। शासन वंशानुगत आधार पर न होकर चुनी हुई सरकार के द्वारा होता है। राजनीतिक व्यवस्था एक औपचारिक स्वरूप ग्रहण कर लेती है। और इसकी जो आखिरी विशेषता है वह धार्मिक संगठन। सावयवी समाज में धर्म के क्षेत्र का विस्तार हो जाता है। इसमें एकेश्वरवाद एवं बहुदेववाद का संक्रमण हो जाता है। ईश्वर का व्यक्तिकरण एवं निजीकरण हो जाता है। धर्म का सार्वभौमिकरण हो जाता है। सार्वभौमिकरण यानी एक धर्म का बहुत बड़े एरिया में लगभग पूरी दुनिया में फैल जाना। जनजातीय भक्तिवाद का ह्रास हो जाता है। स्थानीय धार्मिक विश्वासों का स्थान विश्ववाद तथा अंतर्राष्ट्रीयवाद ले लेता है। यानी कि स्थानीय कोई धार्मिक विश्वास है ना, वो ख़त्म हो जाते हैं और उनकी जगह पूरी दुनिया में एक जैसे विश्वास माने जाने लगते हैं। धन्यवाद बच्चों।